में चल रहे एसआईआर के बीच टीएमसी के 10 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से उन लोगों की करीब 2 घंटे की मुलाकात हुई। 11 बजे आए और 1 बजे वापस हुए। आपको बता दें कि जो प्रमुख मुद्दे हैं जो चर्चा हुई उसमें बीएलओ की मौत का मामला और एसआईआर अनियमित तरीके से कराया जा रहा है, इस बात की चर्चा की गई। और जो है एसआईआर इतनी जल्दीबाजी में क्यों कराया जा रहा है, इसकी जरूरत क्या थी, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेरेक ओबेरॉय जो राज्यसभा सांसद हैं, महुआ मोइत्रा, इन लोगों ने बताया कि हमने 2 घंटे की बातचीत में, इसमें 1 घंटे हमने अपनी बात रखी, 1 घंटे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बात रखी। उन्होंने 5 ऐसे सवाल पूछे हैं जो एसआईआर से जुड़े हुए हैं, इसके प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, बीएलओ की संदिग्ध मौतों से जुड़े हुए हैं, जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। ऐसा आरोप लगाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टीएमसी के तमाम सांसदों ने की है। और अब समझा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद एक प्रॉपर प्रेस रिलीज भी टीएमसी से जारी होगी और हो सकता है कि चुनाव आयोग भी इस पर कोई अपना जवाब दे। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में एसआईआर का फॉर्म लोगों के बीच में बीएलओ घरों में दे रहे हैं और 4 दिसंबर तक सभी के फॉर्म जमा करने की बात हो चुकी है। यानी बीएलओ लगातार लोगों के फॉर्म में यहाँ पे घरों में पहुँच कर दिए हुए हैं और उस फॉर्म को कलेक्शन करने का भी काम चल रहा है और फॉर्म कलेक्शन करके उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी लोड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। 4 नवंबर को उन्होंने कोलकाता में रेड रोड से यहाँ पे जो रविन्द्रनाथ ठाकुर बाड़ी तक उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और मथुआ समुदाय के वहाँ पे ममता बनर्जी ने भी मथुआ समुदाय के लोगों को भी संदेश दिया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग बंगाल के वोटर हैं उनके नाम नहीं कटा जाएगा और वो लोग बंगाल के वोटर में उनका नाम रहेगा। वहीं अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 और 4 दिसंबर को मालदा मुर्शिदाबाद जा रही है। मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादातर यहाँ रहते हैं। लोगों के मन में एक तरह से डर और भय बना हुआ है, क्या उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा या नहीं रहेगा। एसआईआर की प्रतिक्रिया के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पे जाएंगी, लोगों को संदेश देंगी कि एसआईआर से डरने की जरूरत नहीं है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जनता के साथ में खड़ी है और किसी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। गुजरात में एक और बीएलओ की हुई मौत। महसाणा के टीचर बीएलओ की काम के दबाव में हुई मौत। पिछले 10 दिनों में हुई ये 5वीं मौत। गुजरात के महसाणा के सतलासड़ा तालुका के सुदासड़ा गांव में 50 वर्षीय स्कूल प्रिंसिपल और बीएलओ दिनेश रावल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसआईआर के काम का भारी दबाव होने के कारण दिन में सर्वर की समस्या से वे काम नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से दिनेश रावल पिछले कई दिनों से रात के 2 बजे उठकर फॉर्म अपलोड करने का काम कर रहे थे। बीती रात भी वे देर रात तक काम में जुटे थे, तभी अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ। परिजनों ने इलाज के लिए तुरंत उन्हें वडनगर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिवार के मुताबिक उन्होंने एसआईआर की करीब 70% कार्रवाई पूरी कर ली थी। गौरतलब है कि कच्छ, तापी, खेड़ा और वडोदरा और अब महसाणा मिलाकर सिर्फ 10 दिनों में ऐसे 5 बीएलओ कर्मियों की मौत हो चुकी है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। डीके शिवकुमार ने कहा कि शब्दों की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या उनका इशारा कांग्रेस आलाकमान की तरफ है? डीके शिवकुमार ने गुरुवार सुबह एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस आलाकमान से कथित वादा निभाने की मांग वो कर रहे हैं। डीके शिवकुमार ने लिखा कि अपना वचन निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो कोई जज हो, राष्ट्रपति हो या कोई और, यहाँ तक कि खुद मैं भी, सभी को अपने कहे पर अमल करना चाहिए। वचन की शक्ति ही विश्व शक्ति है। डीके शिवकुमार की पोस्ट के कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि शब्द में तब तक कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि वह लोगों के लिए बेहतर दुनिया न बनाए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच बढ़ती खींचतान ने सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के आधार पर आगे जाने की सलाह दी है। यानी कि चुनाव जो है वो समय पर ही होंगे, चुनाव पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जहां पर भी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, यानी उन महानगर पालिकाओं में जहां पर अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वहां पर चुनाव आयोग को ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी हालत में 50% आरक्षण की सीमा क्रॉस न हो। साथ ही
जिन नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव चल रहा है वहां पर चुनाव चलता रहेगा, लेकिन चुनाव परिणाम से पहले सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होनी है और उस दिन इस मामले को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। कैमरामैन अनंतों के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के बीच में राजनीतिक घमासान लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। कल रविंद्र चव्हाण से जब मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख तक मुझे गठबंधन संभालना है, 2 तारीख के बाद मैं जवाब दूंगा। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक भूकंप होने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे को सरकार से दूर किया जाएगा या फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी में ही फिर से भारतीय जनता पार्टी फूट डालने वाली है? इस तरीके के सवाल अब आम होने लगे हैं। रविंद्र चव्हाण की इस बात पर जब श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे ये आप पूछिए कि गठबंधन उनको 2 दिसंबर के बाद चाहिए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। संसद सत्र के ठीक पहले वंदे मातरम को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। दरअसल राज्यसभा सचिवालय की तरफ से एक सलाह जारी किया गया है सांसदों को, जिसमें कहा गया है कि अपने भाषण के दौरान वो जय हिंद या वंदे मातरम शब्दों का इस्तेमाल न करें। हालांकि कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि यह कदम नया नहीं है। नवंबर 2005 में यूपीए सरकार के दौरान भी ऐसा ही परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें इन नारों को संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ माना गया था। इसी विवाद के बीच अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर 1 दिवसीय विशेष चर्चा कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्रालय रविवार की सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से इस मुद्दे पर समर्थन मांगेगी। साथ ही वैसे भी इससे पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को लेकर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इस बीच ये विवाद आया, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि दिन भर की चर्चा के साथ वंदे मातरम को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो खत्म हो जाए, जिससे सरकार के खिलाफ गलत मैसेज न जाए। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद आज नीतीश सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। अपनी 8वीं किस्त में सरकार ने आज 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिया है। यानी अब तक 8 किस्तों में बिहार सरकार ने करीब 1,56,000 जीविका दीदी के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दे चुकी है। टोटल 12 किस्त बिहार सरकार देने वाली है, जिसमें जीविका दीदी की जो संख्या होगी वो 2,70,00,000 होगी। सबसे बड़ी बात है कि यह 10,000 की जो राशि है यह महिलाओं को रोजगार के लिए दी जा रही है और जब उनका रोजगार आगे बढ़ेगा तो सरकार के तरफ से एक सर्वे की जाएगी और उसके बाद फिर से उन्हें 2 लाख का आर्थिक सहायता जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पिछले 25 दिनों से चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा आखिर सफल हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब 91 सीटों के ऊपर सेनेट का चुनाव भी होगा। और वहीं पर अभी भी जो मोर्चा है उसने जो मोर्चे की समाप्ति की घोषणा नहीं की है। बेशक इस समय वाइस चांसलर के साथ उनकी बैठक चल रही है, लेकिन जैसे ही कल रात नोटिफिकेशन जारी किया गया तो छात्रों में काफ़ी खुशी भी थी और इसी के चलते ही सारी जो यूनिवर्सिटी में एक विजयी जुलूस भी निकाला गया और छात्रों जो नेता थे, चाहे वो अलग अलग पार्टियों से संबंधित भी थे, उनके द्वारा कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों की जो एकता की जीत थी। लेकिन अभी भी लोगों की नजरें हैं जो इस बैठक के ऊपर लगी हुई हैं, जो वाइस चांसलर और छात्र संगठनों के बीच चल रही है और उसमें चाहे वो हरियाणा के कॉलेजों के साथ एफिलिएशन की बात हो, छात्र नेताओं पर दर्ज मामलों की बात हो, या फिर कुछ ऐसी और मांगे हैं जिसके ऊपर अब यूनिवर्सिटी के रुख के बाद स्पष्ट होगा कि जो मोर्चे की समाप्ति होनी है या मोर्चा और बढ़ाया जाना है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी सलमान को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया भोपाल से और इसके बाद कुछ ही घंटे बाद एक खबर आई कि उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है बीच रास्ते में। बीच रास्ते
जब भोपाल पुलिस ने रायसेन पुलिस को हैंडओवर किया आरोपी सलमान खान को। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 7वां दिन था कि आरोपी फरार लगातार था और इसको लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इसी के चलते न सिर्फ परिजनों बल्कि हिंदू संगठनों का भी लगातार गुस्सा फूट रहा था। यहां तक कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन एसपी को भी हटाकर पीएचक्यू में अटैच कर दिया था। इतने निर्णय लेने के बावजूद भी लगातार सवाल यही थे। और अब बीती रात जब सलमान जो आरोपी है उसको भोपाल के गांधीनगर इलाके से अरेस्ट किया गया और इसके बाद रायसेन पुलिस जिस वक्त ले जा रही थी रायसेन की तरफ, वहां पर जो इलाका है बीच रास्ते में टायर पंचर होता है गाड़ी का। और टायर पंचर होने के बाद उसमें जो है बताया जाता है, पुलिस का ये कहना है कि उस वक्त आरोपी सलमान ने पुलिसकर्मी से रिवॉल्वर छीनी थी और इसी के चलते जब राउंड फायरिंग की गई तो जवाबी कार्रवाई में 4 राउंड में आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी और सलमान को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 रायसेन। रक्षा मंत्रालय बहुत जल्द S-400 की नई खेप खरीदने जा रहा है। न्यूज़ 24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति के भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच यह संबंध हो सकते हैं और इस पर एक बहुत बड़ा डील बन सकता है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय रूस की सरकार से करीब 300 नई मिसाइलें तेजी से खरीदने की तैयारी में है। यह कदम मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 मिसाइलों के भारी उपयोग के बाद उठाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बल आगे चलकर 5 और S-400 सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा रूस में पल्सिस एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर भी विकल्प के रूप में मौजूद है, जो हथियारबंद और कामकाजी ड्रोन को रोकने में सक्षम है। दोनों सिस्टम मिलकर हवा से आने वाले खतरों के खिलाफ भारत को एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कवच दे सकते हैं। फिलहाल भारत को 5 में से 3 S-400 स्क्वाड्रन की डिलीवरी मिल चुकी है और बाकी 2 स्क्वाड्रन अगले साल तक भारत में तैनात कर दिए जाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले DSE इस खरीद को पहले ही मंजूरी दे चुका है। आगामी भारत रूस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन इस खरीद पर आगे चर्चा कर सकते हैं। बातचीत में नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे संयुक्त रक्षा परियोजना का मुद्दा भी उठ सकता है। हालांकि किसी बड़े करार की उम्मीद भी इसमें की जा रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, दिल्ली। जमीन से लेके आसमान तक, आसमान से लेके नदी नालों तक और नदी नालों से लेके अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नेशनल हाईवे पर इस समय सुरक्षा बलों की ओर से हर जगह पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर भी जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 24 आज हिस्सा बना है BSF और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। ये जवान पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और जिन इलाकों में इन जवानों को डाउट होता है वहां पर सर्च ऑपरेशन को भी लॉन्च कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर BSF के जवान है, SOG के जवान है, नदी नाले हैं, दरिया हैं, वहां पर आप देखिए कि बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन है। मकसद यही है कि शायद पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब न हो पाए। सीमा पार लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सीमा में करवा सके, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बॉर्डर पर BSF के जवान, नियंत्रण रेखा पर LOC पर भारतीय सेना के जवान और हिंटरलैंड पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। कश्मीर घाटी में माइनस का कहर लगातार जारी है और बीती रात कश्मीर घाटी में अब तक की सबसे इस मौसम की ठंडी रात देखने को मिली, जहां पर श्रीनगर में पारा -4.5 पर रिकॉर्ड किया गया और घाटी में सबसे ठंडी जगह दक्षिणी कश्मीर का शोपियां इलाका रही। वहां पर पारा 0 से नीचे -6.7 पर रिकॉर्ड किया गया और साथ ही साथ श्रीनगर एयरपोर्ट का जो आसपास का इलाका है यहाँ पर भी पारा 0 से नीचे -6.4 पर रिकॉर्ड किया गया। तो वही कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला जो जोजिला पास है, यहाँ पर पारा 0 से नीचे -16 पर बीती रात रहा, जिसके चलते यहाँ पूरी कश्मीर घाटी में ठंड के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां सामने आ रही है। लोगों को खासतौर पर सुबह और शाम के समय निकलने में, घरों से बाहर आने में दिक्कतों का सामना है। खासतौर पर बच्चे और बूढ़े काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ स्कूलों में छोटे बच्चों की जो विंटर वेकेशन है, सर्दियों की छुट्टियां, वो भी घोषित कर दी गई है। कैमरामैन मुझे रशीद के साथ